हेलो गाइस, आज के इस सेशन में हम एक नोवेल को पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है थिंग्स फॉल अपार्ट। इसको एक नाइजीरियन राइटर चिनुआ अचेबी ने लिखा है। ये नोवेल बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे आप एकेडमिक लेवल पर इसको पढ़ते हो या किसी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी आप लोग कर रहे हो तो इसे डिटेल में पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे आपके क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो मैं आप लोगों को इस नोवेल के सारे की फैक्ट्स बताऊंगा, इंपॉर्टेंट लाइंस बताऊंगा, या जितने भी इसके इंपॉर्टेंट कैरेक्टर हैं उनको डिस्कस करेंगे और इसकी समरी को बड़ी ही डिटेल में कंप्लीट इंफॉर्मेशन के साथ हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो के अंत तक जुड़े रहिएगा, आप लोगों को कंप्लीट नॉलेज प्रोवाइड की जाएगी। आइए शुरू करते हैं इस लेक्चर को पढ़ना। आइए समझते हैं इसके इंपॉर्टेंट की फैक्ट्स को। इसका फुल टाइटल है थिंग्स फॉल अपार्ट। ये चिनुआ अचीबे का एक ऐसा नोवेल कहा जा सकता है जिसको हम मैग्नम ओपस वर्क या मास्टरपीस कंसीडर कर सकते हैं। ये 1958 में पब्लिश हुआ था। लिटरेरी पीरियड की अगर बात करें तो पोस्ट कॉलोनियलिज्म इसका लिटरेरी पीरियड है। जॉनर इसका एक नोवेल है। इसे हम ट्रेजिक नोवेल भी कह सकते हैं, क्योंकि आगे चलकर जब हम इस नोवेल को पढ़ेंगे तो आप लोगों को इसके हीरो ओकोन कोवो की डेथ होती हुई दिखाई देगी, इसलिए हम इसे ट्रेजेडी की कैटेगरी में भी रख सकते हैं। इसकी सेटिंग है 1890 के दशक में और इसका प्रोटोगोनिस्ट मैं आपको बता चुका हूं, ओकोन कोवो इसका प्रोटोगोनिस्ट है। अब यहां पर आपको कुछ इंपॉर्टेंट थीम्स बता देता हूं, जैसे ट्रेडिशन वर्सेस चेंज। आप लोगों ने देखा होगा कि अफ्रीका के अंदर बहुत पुराने पुराने ट्रेडिशन जो हैं, कस्टम जो हैं, रिचुअल्स जो हैं, उनको फॉलो किया जाता है, लेकिन ग्रेजुअली उनके अंदर चेंजेस भी आप लोगों को देखने के लिए मिलते हैं। फियर ऑफ वीकनेस एंड फेलियर भी इसकी एक थीम हो सकती है। कोलोनियलिज्म एंड कल्चर कन्फ्लिक्ट भी इसकी थीम है। रिलीजन एंड बिलीफ सिस्टम, मैस्कुलिनिटी एंड जेंडर रोल्स, ये कुछ इंपॉर्टेंट थीम्स हैं जो मैंने आप लोगों को बताई हैं। अब कुछ और पॉइंट्स इस नोवेल से जुड़े हुए ये हैं। थिंग्स फॉल अपार्ट को चिनुआ अचेबी ने 25 चैप्टर्स के अंदर डिवाइड किया है। इस नोवेल को मोर देन 50 लैंग्वेजेस के अंदर ट्रांसलेट किया गया है। टाइटल, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इसका टाइटल जो है चिनुआ अचेबी ने कहां से लिया है। इसका टाइटल मैंने आपको एक पोयम पढ़ाई है जो W.B. ईट्स के द्वारा लिखी गई पोयम है, द सेकंड कमिंग। सेकंड कमिंग के अंदर आप लोगों को एक लाइन मिलती है, थिंग्स फॉल अपार्ट। तो ये जो टाइटल चिनुआ अचेबी ने लिया है, ये W.B. ईट्स की पोयम द सेकंड कमिंग से लिया है। अब मैं आपको बताऊंगा कि चिनुआ अचेबे को इस नोवेल को लिखने की इंस्पिरेशन कहां से मिली। देखिए, चिनुआ अचेबी जो हैं ये यूरोपियन राइटर्स को रीड किया करते थे, स्टडी किया करते थे। तो उसमें से कुछ ऐसे राइटर्स थे जैसे जोसेफ कॉनरेड हैं, जोइस कैरी हैं। ये राइटर जो अफ्रीकन कल्चर है उसको बहुत नीचा दिखाने की कोशिश करते थे, प्रिमिटिव दिखाने की कोशिश करते थे, वॉइसलेस दिखाने की कोशिश करते थे, या फिर अनसिविलाइज्ड दिखाने की कोशिश करते थे। तो इन राइटर्स को पढ़ने के बाद जो चिनुआ अचेबी हैं, इन्होंने डिसाइड किया कि इन्हें रेस्पॉन्स करना पड़ेगा, यानी कि इनके रेस्पॉन्स में स्पेशली जोइस कैरी का एक नोवेल था मिस्टर जॉनसन, उससे इन्हें इंस्पिरेशन मिली कि थिंग्स फॉल अपार्ट के जरिए जो चिनुआ अचेबी हैं ये इन लोगों को, यूरोपियन लोगों को रेस्पॉन्स कर सकें कि कितना अच्छा अफ्रीकन कल्चर है और वो किस तरह के कल्चर को वो फॉलो करते हैं। देखिए, कोट है इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कोट है जिसे अचेबी ने दिया था, अंटिल द लायंस हैव देयर ओन हिस्टोरियंस द हिस्ट्री ऑफ द हंट विल ऑलवेज ग्लोरीफाई द हंटर्स। देखिए कितनी अच्छी लाइन है, नीचे हिंदी में भी मेंशन किया गया है कि जब तक शेरों के अपने इतिहासकार नहीं होंगे तब तक शिकारी का इतिहास हमेशा शिकारी को ही महान बताएगा। आइए समझते हैं इस नोवेल के कैरेक्टर्स को। सबसे पहला और इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है ओकोन कोवो। ओकोन कोवो इस नोवेल का प्रोटोगोनिस्ट है और ट्रेजिक हीरो भी हम इसे कह सकते हैं। इसकी 3 वाइफ इस नोवेल के अंदर दिखाई गई हैं। टोटल इसके 10 बच्चे हैं। 10 बच्चों में से 8 सरवाइव नहीं कर पाए थे, 2 सरवाइव कर पाए थे, जिनकी जानकारी आपको स्टोरी के अंदर मिल जाएगी। छोटी सी डिटेल में आप लोगों को ओकोन कोवो की वाइफ्स के बारे में बता देता हूं। जो पहली वाइफ है ओकोन कोवो की, उसका नाम इस पूरे नोवेल के अंदर कहीं नहीं बताया गया है, उसको हम नवोइस मदर के नाम से जानेंगे। दूसरी जो वाइफ है इनकी एक्वेफी। एक्वेफी इनसे इंप्रेस तब हुई थी जब ओकोन कोवो ने एक बहुत ही पुराने रेसलर एमेलिंजा दी कैट को हरा दिया था। एमेलिंजा दी कैट जो है, इसको अभी तक कोई भी नहीं हरा पाया था, ये अभी तक अजय था।
लेकिन अब ओकोंकोवो ने इसको हरा दिया है, तो इसकी सेकंड वाइफ ने इम्प्रेस होकर इनसे शादी की थी। फिर उसके बाद अगर तीसरी वाइफ की बात करें, ओजी युगो इनकी तीसरी और यंगेस्ट वाइफ कही जाती है। अब मैं आप लोगों को ओकोंकोवो के 2 बच्चों के बारे में बता रहा था, उनकी डिटेल देख लीजिएगा। सबसे पहला जो इनका बेटा है या बच्चा है, वो इनकी बड़ी वाइफ यानी कि सबसे पहली वाइफ से है, जिसका नाम है नवोए। नवोए जो है ये एक लेज़ी और वीक किस्म का इंसान है, जिसे ओकोंकोवो बिल्कुल पसंद नहीं करता। इसके अलावा इसकी एक बेटी है जिसका नाम है एजिनमा। एजिनमा जो है इसको बहुत पसंद करता है ओकोंकोवो और उसकी फेवरेट डॉटर है, और वो चाहता है कि काश ये उसकी डॉटर उसका बेटा होती। इस कहानी के अंदर आप लोगों को ओकोंकोवो का एक अडॉप्टेड सन भी देखने के लिए मिलेगा, एक्मी फ्यूना। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है इस कहानी के अंदर, मजा आएगा इसको पढ़ने में। और नेक्स्ट कैरेक्टर है उनोका। उनोका ओकोंकोवो के फादर हैं। नेक्स्ट कैरेक्टर इस कहानी के अंदर जो देखने के लिए मिलता है, आप लोगों को ओबेरी का देखने के लिए मिलता है। ये बेस्ट फ्रेंड है ओकोंकोवो का। इसके अलावा यहाँ पर एक बुजुर्ग इंसान जिसका नाम एजोडू है, एजोडू भी देखने के लिए मिलेगा। नेक्स्ट कैरेक्टर है मिस्टर ब्राउन। मिस्टर ब्राउन एक इंग्लिश मिशनरी हैं जो उमोफिया में आते हैं और लोगों के सामने क्रिश्चियनिटी के बारे में जो प्रीच है, टीचिंग्स हैं, उनको देते हैं, और वो बताते हैं कि क्रिश्चियनिटी में क्या-क्या चीज़ें हैं जिनकी वजह से आप लोगों को क्रिश्चियन धर्म जो है अपनाना चाहिए। इसके अलावा एक बार मिस्टर ब्राउन की तबीयत खराब हो जाती है, तो वो वापस इंग्लैंड चले जाते हैं, जिनकी जगह पर मिस्टर रिवरेंड जेम्स स्मिथ यहाँ पर आते हैं। वो एक बहुत ही बेकार मिशनरी हैं जो लोगों को फोर्सफुली क्रिश्चियन धर्म को अपनाने के लिए कहते हैं और उनके कल्चर को, जो इग्बू कल्चर है, उसे बेकार बताते हैं। इस नोवेल के अंदर आप लोगों को डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर का भी कैरेक्टर देखने के लिए मिलेगा। ये भी आप लोगों को डिटेल में समरी के अंदर ही देखने के लिए मिलेगा। आइए शुरू करते हैं इसकी स्टोरी को समझना। चलिए शुरू करते हैं थिंग्स फॉल अपार्ट की समरी को पढ़ना। इस कहानी की शुरुआत होती है ओकोंकोवो से, जो अफ्रीका का एक पर्सन है और इग्बू कल्चर को स्ट्रिक्टली फॉलो करने वाला व्यक्ति है। वो एक बहुत ही सम्मानित और प्रभावशाली व्यक्ति है। उसने ये सम्मान ऐसे ही नहीं कमाया, उसने इस सम्मान को कमाने के लिए एक रेसलिंग मैच को भी लड़ा था, जिसमें उसने एक बहुत ही फेमस रेसलर को, जिसका नाम अमेलिंजे दी कैट था, जो अभी तक पिछले 7 सालों से किसी से भी नहीं हारा था, उसको हरा दिया था। इस जीत के बाद ओकोंकोवो को बहुत ही पैसा मिला और बहुत ही सम्मान मिलने लगा। उसने ना कि सिर्फ अपने ही गांव से, आसपास के बाकी गांवों से भी उसे सम्मान मिलने लगा। लेकिन ओकोंकोवो के साथ उनके फादर का जो कैरेक्टर है वो बिल्कुल अपोजिट कैरेक्टर है। उनका नाम है उनोका। देखिए, उनोका ओकोंकोवो के फादर हैं, जो एक बहुत ही आलसी और निहायत ही बेकार इंसान हैं। वो अक्सर लोगों से पैसा उधार लेते हैं और उस पैसे से खुद और अपने दोस्तों को दारू पिलाते हैं। नतीजा ये होता है कि कभी-कभी उनके खुद के परिवार को भूखा सोना पड़ता है। उनोका वहाँ के लोगों के बीच में एक मजाक का पात्र बन गया है, इसीलिए लोग उसे अगवाला कहकर बुलाते हैं। अगवाला एक ऐसे इंसान को कहा जाता है जो कायर किस्म का इंसान हो, जिसके अंदर औरतों की जैसी जो मेरिट्स होते हैं वो देखने के लिए मिलते हैं। उनोका ने जिस किसी से भी पैसा ले लिया, वो कभी उसका पैसा नहीं लौटाता। देखिए, उनोका की जो मौत हुई है ना, वो भी बड़े दर्दनाक तरीके से हुई थी। देखिए, यहाँ के जो इग्बू कल्चर के जो लोग हैं, वो ऐसा मानते हैं यदि किसी इंसान को पेट की बीमारी हुई है तो उसको वो दफनाते नहीं हैं। इग्बू कल्चर के लोगों का मानना है कि यदि किसी इंसान को पेट की बीमारी है तो उसको किसी जंगल में छोड़ाओ ताकि उसे हमें दफनाना ना पड़े। ऐसा ही उनोका के साथ भी हुआ था। उनोका को भी पेट की बीमारी हो गई थी। उस बीमारी की वजह से धीरे-धीरे करके उसके पेट से स्वेलिंग बढ़ती ही जा रही थी, जिसकी वजह से जो उमोफिया के लोग हैं उसे इविल फॉरेस्ट के अंदर छोड़ आए थे मरने के लिए। अब ऐसा होने के बाद जो हमारा प्रोटैगोनिस्ट है ओकोंकोवो, उसको ये बात बहुत तकलीफ देती है। वो बहुत मेहनत करता है, सफल बन जाता है, ताकि उसको उसके फादर की तरह लोग कमजोर ना माने और किसी तरह से
कोई भी गुण उसके अंदर उसके फादर का ना देखने के लिए मिले। अकोन को वो अपने फादर के किसी भी कारनामे से खुश नहीं था, इसलिए वह अपने पिता से नफरत करता था। अकोनकोवो के पिता उनोका ने कोई भी ऐसा काम नहीं किया था जिसकी वजह से अकोनकोवो का या उसकी आने वाली पीढ़ियों का सर ऊंचा हो। उन्होंने विरासत में छोड़ा तो सिर्फ कर्जा। अब देखिए यहाँ पर एक चीज और ध्यान रखिएगा कि जो अकोनकोवो है वो अपने आप को अपने फादर से अलग दिखाने के लिए, यानी कि अपने आप को कमजोर ना दिखाकर स्ट्रोंग दिखाने के लिए टाइम टू टाइम वो अपने बीवी बच्चों को भी पीटता रहता था, ताकि अकोनकोवो को कोई भी गांव का इंसान या इस कबीले का इंसान जो है ओमोफिया का, वो कमजोर ना समझे उसकी फादर की तरह, ताकि कोई उसे अगबाला ना कह सके। इसलिए वो अपने बच्चों को भी पीटता था। देखिए इसका जो बेटा है अकोनकोवो का, उसका नाम है नवोए। नवोए एक आलसी और सीधा सा लड़का है। अब अकोनकोवो को डर है कि कहीं मेरे बेटे नवोए के अंदर मेरे फादर के गुण ना आ जाएं, इसलिए वो अपने बेटे को बहुत पीटता है। इस नोवेल के अंदर आपको दो फेमस कबीले मिलते हैं, एक तो उमोफिया और दूसरा है मबैनो। ये दोनों कबीले आसपास के ही हैं। देखिए मैं आपको बताता हूं, जो मबैनो के लोग हैं उनसे गलती से उमोफिया की एक लड़की का मर्डर हो जाता है, लेकिन मबैनो के जो लोग हैं वो उमोफिया के लोगों से लड़ना नहीं चाहते, इसलिए वो अपनी गलती को एक्सेप्ट कर लेते हैं और कहते हैं कि जिस लड़की का हमसे मर्डर हो गया है हम उसके पति को अपने यहाँ की एक वर्जिन लड़की देंगे और आपको शांति के रूप में एक 15 साल का लड़का भी हम दे देंगे, क्योंकि मबैनो के लोग उमोफिया के लोगों से लड़ना नहीं चाहते क्योंकि वो कमजोर हैं। अब देखिए जो वर्जिन लड़की है ये तो उस इंसान को दे दी जाती है जिस इंसान की पत्नी को मबैनो के लोगों ने मार दिया था, लेकिन 15 साल के लड़के जिसका नाम एक्मी फ्यूना है उसकी जिम्मेदारी अकोनकोवो को दे दी जाती है। अकोनकोवो एक्मी फ्यूना को लेकर अपने घर आ जाता है और आकर उसे अपनी पहली वाइफ को सौंप देता है। देखिए अकोनकोवो जो है इसने एक्मी फ्यूना को अपनी वाइफ को सौंप दिया जो इसे अपने बेटे की तरह प्यार करती थी। अब धीरे धीरे करके एक्मी फ्यूमा भी अकोनकोवो की फैमिली को अपनी फैमिली मानने लगा। अकोनकोवो के बेटे नवोए के अंदर जो धीरे धीरे चेंजेस देखने के लिए मिल रहे थे एक स्ट्रॉन्ग मैन के, उसकी वजह थी एक्मी फ्यूना। एक्मी फ्यूना के गुण धीरे धीरे नवोए के अंदर आ रहे थे और नवोए एक स्ट्रॉन्ग मैन में बदलता जा रहा था। एक्मी फ्यूना अब इस परिवार का हिस्सा हो चुका है। वो अकोनकोवो को अपना फादर कहकर बुलाता है और अकोनकोवो भी उसे अपने बेटे की तरह ही ट्रीट करता है। अकोनकोवो हमेशा से ऐसा ही बेटा चाहता था जैसा एक्मी फ्यूना है, क्योंकि वह एक गुस्सैल किस्म का इंसान है और स्ट्रॉन्ग मैन की तरह दिखाई देता है। अकोनकोवो एक्मी फ्यूना को अपने बेटे की तरह ही प्यार करता है, लेकिन अपना प्यार कभी दिखाता नहीं है ताकि आसपास के लोग उसे कमजोर ना माने। समय बीतता रहता है। कुछ समय बाद उमोफिया के अंदर एक होली वीक आता है जिसे हम वीक ऑफ पीस या फिर होली वीक के नाम से जानते हैं। उमोफिया के लोग इस समय पर एक गोडेस की पूजा करते हैं जिसे हम गोडेस ऑफ पीस कहते हैं। इस समय पर उमोफिया के लोग किसी भी तरह के वायलेंस को, मारपीट को अवॉइड करते हैं। लेकिन मैंने आपको बताया था कि ये जो हमारा प्रोटोगोनिस्ट है अकोनकोवो, ये एक गुस्सैल किस्म का इंसान है। इसी वीक के दौरान क्या होता है, इसकी जो यंगेस्ट वाइफ है एजीयुगो, वो अपनी सहेली के साथ बाल गुथवाने के लिए कहीं पर चली जाती है और उसे वापस आने में देरी हो जाती है। अकोनकोवो को बड़ा गुस्सा आता है कि उसकी वाइफ ने उसके लिए खाना तक नहीं बनाया, वो अपने कर्तव्य को भूल चुकी है और उसके अंदर मेरा डर कम हो चुका है। अपने डर को कायम रखने के लिए वो अपनी बीवी को बहुत ही ज्यादा मारता है और ये जो मारपीट वो करता है वो होली वीक के दौरान करता है, तो गांव के लोग उससे बहुत नाराज हो जाते हैं। मैंने आपको बताया था कि अकोनकोवो अपने इग्बो कल्चर को बहुत मानता है, इसलिए गांव के लोगों के कहने पर वो शांति की देवी से माफी मांगता है और उन्हें एक बलि भी देता है। कुछ समय बीत जाता है, लगभग 3 सालों का समय बीत जाता है। एक्मी फ्यूना जो अकोनकोवो के पास 15 सालों का आया था, अब वो 18 सालों का हो चुका है और इस परिवार का, अकोनकोवो के परिवार का पूरी तरह से हिस्सा हो चुका है।
तभी यहाँ पर गांव के एक बुजुर्ग व्यक्ति जिनका नाम एजुडू है वो आते हैं और अकोन को वो से कहते हैं कि अब समय आ गया है कि जब हम मबैना के लोगों से उमोफिया की एक महिला को मारने का बदला ले सकते हैं। और बदला हम किस रूप में लेंगे? हम इस एक्मे फ्यूना को जान से मार देंगे। और ये जो संदेश है मारने का, ये मेरा नहीं है, ये भगवान ओरेकल का संदेश है। अब देखिए ओरेकल का संदेश जो है इस अकोनकोव को भी मानना पड़ेगा, क्योंकि ये अपने कल्चर की रेस्पेक्ट करता है और उसे बहुत मानता है। इसीलिए एक्मी फ्यूमना को मारने के लिए अकोनको भी तैयार हो जाता है। लेकिन जो एजुडू हैं वो कहते हैं कि तुम एक्मी फ्यूना को मारने के लिए तैयार तो हो गए हो, लेकिन इस जो मर्डर करेंगे, हम इसका कत्ल करेंगे, उसमें तुम पार्टिसिपेट मत करना, क्योंकि तुम इसको नहीं मार पाओगे, क्योंकि एक्मी फ्यूना को तुम बेटा मानते हो और एक्मी फ्यूना तुम्हें फादर मानता है, इसलिए तुम उसका मर्डर नहीं कर पाओगे। लेकिन अकोन को वो लोगों के सामने अपने आप को कमजोर नहीं दिखाना चाहता। वो घर जाता है, एक्मी फ्यूना से कहता है कि चलो भाई, तुम्हें तुम्हारे गांव छोड़कर आते हैं, मबैनो, जहां से तुम आए थे, जहां पर तुम्हारा एक्चुअल में घर है। अकोन को वो की इस लैंग्वेज को देखकर, उसके प्यार को देखकर उसका पुत्र नवोए जो है समझ जाता है कि ये एक्मी फ्यूना को मारने के लिए ले जा रहे हैं। इसलिए वो एक्मी फ्यूना को रोकने की कोशिश भी करता है, लेकिन अकोन को वो उसे वहां से ले जाता है। नवोए इस बात को लेकर अपने पिता से नफरत करने लगता है। एक्मी फ्यूना पर लोग मारने के लिए जब वार करते हैं तो वो अपनी जान बचाने के लिए अपने पिता अकोन को वो की तरफ भागता है, लेकिन अकोन को वो उस पर वार करके उसे जान से मार देता है। ऐसा करने के बाद अकोन को वो की जो मानसिक स्थिति है वो थोड़ी खराब हो जाती है और वो खुद को संभालने के लिए, इस गम को भुलाने के लिए धीरे धीरे दारू पीने लग जाता है। थोड़ा सा समय बीतता है, अब अकोन को वो इस मर्डर के बारे में, एक्मी फ्यूना के मर्डर के बारे में अपने फ्रेंड ओबेरिका को बताता है कि किस तरह से उन लोगों ने एक्मी फ्यूना का मर्डर कर दिया। ओबेरिका इस बात पे कहता है कि तुम्हें उसका मर्डर नहीं करना चाहिए था, तुमसे प्रकृति किसी न किसी रूप में, नेचर किसी न किसी रूप में बदला लेगी। इसके बाद अकोनकोवो की जिंदगी में उतार चढ़ाव आने शुरू हो जाते हैं। मतलब अकोनकोवो की जिंदगी यहीं से तितर बितर होने लग जाती है। यहीं से इस कहानी का जो टाइटल है वो थिंग्स फॉल अपार्ट बनता है। यहाँ से आप लोगों को अकोनकोवो की जिंदगी में कुछ गड़बड़ होती हुई दिखाई देती है। जैसे इस गांव के एक सबसे बुजुर्ग व्यक्ति हैं जिनका नाम है एजेडू, उनकी मौत हो जाती है और इस गांव में जो बुजुर्ग व्यक्ति है उसकी मौत होने पर उसका अंतिम संस्कार बड़े ही धूमधाम से किया जाता है। उसकी अंतिम यात्रा को तोहफों की सलामी, उसकी अंतिम यात्राओं को गोली चलाकर सलामी दी जाती है। अकोन को वो भी ऐसा ही करता है, गोली चलाकर उनको सलामी देता है, लेकिन गलती से उसकी गोली एजुडो के 16 साल के बेटे को लग जाती है और ये उससे एक पाप हो जाता है। अब इस गुनाह की, इस पाप की सजा जो है अकोन को वो को मिलनी है। अकोन को वो इस गुनाह को एक्सेप्ट करता है, क्योंकि वो इग्बू कल्चर को कभी भी बर्बाद होने देना नहीं चाहता। अकोन को वो को सजा दी जाती है कि वो 7 साल के लिए इस गांव उमोफिया को छोड़कर यहां से चला जाए। ऐसा ही अकोन को वो करता है, वो अपने बीवी बच्चों से कहता है कि चलो हमें 7 सालों के लिए इस गांव को छोड़कर जाना है और उनको लेकर वो अपनी माता के गांव मवांटा में जाकर रहने लगता है। उसके जाने के बाद जो उमोफिया के लोग हैं वो अकोन को वो की झोपड़ी को जला देते हैं, उसके पशुओं को मार देते हैं, उसकी फसलों को भी जला देते हैं। गांव के लोग ऐसा इसलिए करते हैं, अकोनकोवो के जाने के बाद कोई भी उसका गुनाह, कोई भी उसका पाप इस गांव के व्यक्ति को नहीं लगना चाहिए। अकोनकोवो अब मबांटा में रहने लगा है। मबांटा के लोगों ने अकोनकोवो को जीवन यापन करने के लिए कुछ जमीन दी है, झोपड़ी दी है, ताकि वो अपना जीवन आगे चला सके। धीरे धीरे समय बीतता रहता है। अकोनकोवो का एक मित्र जो है ओबेरिका, वो उससे मिलने के लिए आता है और बताता है कि अभी तक गांव में क्या क्या खास इवेंट हुए हैं। वो रिसेंट में हुई एक घटना को अपने गांव में उमोफिया में बताता है कि ऐसा हुआ था कि एक व्हाइट मैन, यानी कि एक इंग्लिश मैन साइकिल चलाता हुआ हमारे उमोफिया में आ गया था।
यहाँ के लोगों ने ये समझ लिया कि वो हमारे कल्चर को बर्बाद करने के लिए आया है, इसीलिए उन लोगों ने उस व्हाइट मैन को मार दिया। बदले में व्हाइट मैन लोगों ने गाँव के सैकड़ों लोगों को मार दिया। ओकोंकोवो ने जब इस घटना को सुना तो उसने ओमोफिया के लोगों को मूर्ख बताया और कहा कि आप लोगों को कभी भी किसी अजनबी इंसान की हत्या नहीं करनी चाहिए। कुछ समय फिर बीत जाता है और उस समय पर मबांटा के अंदर 6 मिशनरीज आते हैं। वो आकर वहाँ पर क्रिश्चियनिटी का प्रचार करते हैं और लोगों को क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करने लगते हैं। वो क्रिश्चियनिटी के बारे में बहुत बड़ी-बड़ी बातें करते हैं। ओकोंकोवो कहता है कि ये सब लोग जो करते हैं, ये बकवास करते हैं। लेकिन मवोए जो अकोनकोवो का बेटा है, वो क्रिश्चियनिटी की बातों को समझने लगता है और क्रिश्चियनिटी की तरफ को अट्रैक्ट होने लगता है। तो उसके बेटे मवोए के बारे में अकोनकोवो को पता चलता है कि मेरा बेटा क्रिश्चियनिटी की तरफ को अट्रैक्ट होता है। ये बात जानने के बाद अकोनकोवो अपने बेटे नवोए को बहुत बुरी तरह से पीटता है। अब इन्हीं हरकतों से परेशान होकर नवोए अपने पिता को छोड़कर चर्च में जाता है और अपना धर्म बदल लेता है। वो क्रिश्चियन धर्म को अपना लेता है और अपना नाम नवोए से बदलकर इशाक रख लेता है। ये पॉइंट भी आप लोग ध्यान रखिएगा कि ये पूछा जाता है कि इसाक जो है किसने अपना नाम बदला था, तो नवोए ने अपना नाम बदलकर इशाक रख लिया था। अब ममांटा में ये क्रिश्चियन लोग जो हैं अपना चर्च बनाने के लिए जगह मांग रहे हैं, लेकिन ममांटा के लोग जगह देने के लिए तैयार नहीं हैं। मबांटा के लोगों ने डिसाइड किया कि उनके यहाँ पर एक श्रापित जमीन है जिसको इविल फॉरेस्ट के नाम से जाना जाता है। तो मबांटा के लोगों ने ये डिसाइड किया कि इन क्रिश्चियन लोगों को हम वही इविल फॉरेस्ट नाम की जमीन दे देते हैं। अगर ये यहाँ पर अपना चर्च बनवाएंगे भी तो बर्बाद होकर हमारा गांव छोड़कर चले जाएंगे। तो मबांटा के लोगों ने जो ये इविल फॉरेस्ट नाम की जगह थी जिसको ये श्रापित जगह मानते थे, वो जगह दे दी। अब क्रिश्चियन लोगों ने वहां पर अपना चर्च बनवा लिया, उसके अंदर पादरी वगैरह रहने लग जाते हैं। मबांटा के लोगों ने देखा कि बहुत समय बीत चुका है, क्रिश्चियन लोगों ने अपना धर्म का चर्च बना लिया, वहां पर लोग वहां रह रहे हैं लेकिन किसी को कुछ नहीं हुआ। इट मीन्स क्रिश्चियनिटी के अंदर बहुत ही पावर है। तो मबांटा के लोग जो हैं वो क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट होने लगे। ये बात अकोनकोवो देखता है और मबांटा के लोगों को मूर्ख बताता है, लेकिन वो कहता है कि मेरी तो 7 साल की सजा पूरी होने वाली है, मैं तो अपने गांव ओमोफिया को जाने वाला हूं। तो वो ओमोफिया को जाने से पहले मबांटा के लोगों को दावत देता है और अपनी बीवी बच्चों को लेकर ओमोफिया की तरफ को निकल जाता है। वहां जाकर पाता है कि उसके गांव में तो क्रिश्चियन लोग पहले ही आ चुके हैं और बहुत सारे इग्बू कल्चर के लोगों ने भी क्रिश्चियनिटी को अपना लिया है। वहां पर जेल बना दी गई हैं, चर्च बना दिए गए हैं, स्कूल बना दिए गए हैं। अब इग्बू कल्चर के हिसाब से यहाँ चीजें नहीं चलती, अब क्रिश्चियनिटी के हिसाब से कानून चलता है यहाँ पर, जिसको सभी लोग अच्छे से फॉलो करते हैं। और क्रिश्चियनिटी को फैलाने का सबसे ज्यादा बड़ा जो काम किया है वो किया है मिस्टर ब्राउन ने। मिस्टर ब्राउन कभी भी इग्बू कल्चर के बारे में कोई भी गलत बात नहीं कहते। उनके व्यवहार को देखकर लोग उनकी बातों को सुनना पसंद भी करते हैं। मिस्टर ब्राउन धीरे धीरे करके लोगों को क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट कर रहे थे, लेकिन एक बार उनकी तबीयत खराब होने की वजह से वो अपना इलाज कराने के लिए इंग्लैंड वापस चले जाते हैं और उनकी जगह पर चर्च के हेड बनने के लिए आते हैं रेवरेंड जेम्स ए स्मिथ। ये बहुत ही स्ट्रिक्ट किस्म का इंसान था जो इग्बू कल्चर को गलत कहता था और लोगों को बहुत तेजी के साथ क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट कर रहा था। ओकोनकोवो को ये बात बहुत बुरी लगती है कि अगर आप किसी को फोर्सफुली कन्वर्ट करते हो। ओकोनकोवो इग्बू कल्चर के लोगों को इकट्ठा करके एक मीटिंग का आयोजन करता है। उस मीटिंग के अंदर ओकोनकोवो लोगों से कहता है कि इग्बू कल्चर को क्यों तुम खत्म होने दे रहे हो। अब ओकोनकोवो की इस मीटिंग का पता क्रिश्चियन लोगों को पता चल जाता है। चर्च के हेड 5 लोगों को इस मीटिंग को रोकने के लिए भेजते हैं। उन 5 लोगों में से ओकोनकोवो एक का सर काट देता है। उस एक के सर कटने की वजह से बाकी 4 लोग भागने लगते हैं। ओकोनकोवो गांव के लोगों से उनको पकड़ने की बात करता है, लेकिन कोई भी उन 4 लोगों को नहीं पकड़ते। अब इस बात को देखकर ओकोनकोवो समझ लेता है कि यहाँ के लोग अब बुज़दिल हो चुके हैं, उन्हें
गुलामी की आदत पड़ चुकी है। ओकोंकोवो इसीलिए डिसाइड करता है कि वो अपने कल्चर को बर्बाद होता हुआ नहीं देख सकता और जाता है एक पेड़ से लटक कर अपनी जान देता है, यानी कि आत्महत्या कर लेता है। डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर को इस बात का पता चलता है कि ओकोंकोवो ने एक व्हाइट पर्सन को मार दिया है, तो डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर ओकोंकोवो से मिलने के लिए आते हैं ताकि वो पूछ सकें कि ओकोंकोवो को क्रिश्चियनिटी से क्या दिक्कत है। डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर जैसे ही आते हैं तो वो पाते हैं कि ओकोंकोवो ने एक पेड़ से लटक कर अपनी जान दे दी है और अभी भी उसकी डेड बॉडी पेड़ पर लटकी हुई है और कोई उसकी डेड बॉडी को हाथ लगाने के लिए तैयार नहीं है। जो डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर हैं वो लोगों से कहते हैं कि वो इस डेड बॉडी को पेड़ से उतारें, लेकिन वहां के लोग कहते हैं कि इग्बू कल्चर के हिसाब से हम किसी भी ऐसे पर्सन की डेड बॉडी को छू नहीं सकते जिसने अपनी जान खुद से ली हुई हो। तो डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर इस प्रथा को, वहां के इग्बू कल्चर की इस बात को बड़ा दिलचस्प मानते हैं और कहते हैं कि इस बात को वो अपनी बुक द पैसिफिकेशन ऑफ द प्रिमिटिव ट्राइब्स ऑफ द लोअर नाइजियर के अंदर मेंशन करेंगे कि किस तरह से ओकोंकोवो ने अपने कल्चर को बचाते हुए अपनी जान दे दी। आज उसी इंसान की डेड बॉडी को कोई उतारने के लिए, हाथ लगाने के लिए तैयार नहीं है। तो ये थी पूरी कहानी थिंग्स फॉल अपार्ट की। आई होप आपको समझ में आई होगी। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।